अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ शिरकत करी, इतनी भारी तादाद में शिरकत करी। मेरे सभी बड़ों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये सभा ऑर्गेनाइज करी और अपनी सरपरस्ती में मुझे एक मौका दिया आप सबके बीच अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात कहने का। देखिए, शुरुआत जैसे कि आप सभी वाकिफ हैं इस इलाके के हालात से। पिछले कुछ सालों में किस तरह से इस इलाके के हालात बद से बदतरीन हो गए हैं, किस तरह इस इलाके को बुरे बुरे हालात में छोड़ दिया गया है। यहाँ के लोगों को जो यहाँ के छोटे छोटे काम थे, गंदगी का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, पानी का मुद्दा, सीवर का मुद्दा, नालों का मुद्दा, उन चीजों के लिए तरसा के रख दिया है यहाँ के नुमाइंदों ने पिछले कुछ सालों में। सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके का जो ये कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं इन्होंने। हर आदमी इन दो पहाड़ों की बात कर रहा है, जो 8 नंबर पे एक कूड़े का ढेर बना है और जो दूसरा डंपिंग ग्राउंड अलशिफा के सामने है। लेकिन जैसे कि जावेद साहब ने बताया कि एक पहाड़ यहाँ भी तैयार है ओखला विहार में, उतना ही बड़ा होने के लिए। मरहूम रहमानी साहब इतनी अजीम शख्सियत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। किस कदर नेक शख्सियत, किस कदर अजीम शख्सियत, हमारे लिए कितना बड़ा नेक काम छोड़ कर गए। एक इतनी बड़ी मस्जिद सनाबिल बना कर गए। इस वक्त इंडिया में जानी मानी मस्जिदों और मदरसों में वो आता है। उनके इस नेक काम को किस तरह से बर्बाद करा गया है पिछले कुछ सालों में कि नमाजी जब नमाज पढ़ने जाता है मस्जिद में तो अपने पायचे बचाता हुआ जाता है कि नापाक ना हो जाए, अपनी नाक बंद करता हुआ जाता है क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा होती है। एक बरसात हो जाए तो उस कूड़े के ढेर की बदबू जो है वो कालिंदी कुंज पार्क तक आती है। मेरे होशो हवास में मुझे तो नहीं याद कि कभी इस इलाके में इतना बुरा हाल हुआ हो कि इन कूड़े के ढेर की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई हो। आप सब इस बात के गवाह हैं। पिछले 1 महीने में 2-3 बार जो है वो एक तरफ की सड़क ब्लॉक हो गई कूड़े की वजह से। इस इलाके का एक लौटा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल अलशिफा हॉस्पिटल, उसके सामने का सैनिटेशन और हाइजीन ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए और फिर ये उसी जबान से कहते हैं कि हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल के आप वहां जाके इलाज कराइए। और जब इन्हीं के मंत्री और विधायक बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स के अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए। और ओखला बिहार में तो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खोला गया है एक भी पिछले 8 सालों में। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है एक हवा चली थी दिल्ली में, एक गुमराही की हवा चली थी। उस हवा में जो धूल उड़ी थी वो लोगों की, मासूम लोगों की आंखों में झोंकी गई। किस तरह से यहाँ के लोगों को गुमराह करा गया, यहाँ की लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा गया। लोगों ने भरोसा करा था, लोगों ने मौका दिया था और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ मौका दिया था। मौका देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इन लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो इनकी असलियतें सामने नहीं आती। यहाँ के नुमाइंदे केजरीवाल जी का नाम लेके वोट मांगते हैं। आज भी मुस्लिम आवाम के बीच खड़े होके कहते हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली में लाना है। विधानसभा में भी केजरीवाल जी आए, अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है। इन्हें शर्म नहीं आती। ये वही केजरीवाल जी हैं जब सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग की औरतें, इस इलाके की औरतें, माएं, बहनें, बेटियां सुबह शाम दिन रात उस प्रोटेस्ट में बैठी रहती थी, सर्द रातों में वहां बैठी रहती थी। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं यहाँ का प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब यहाँ की आवाम अपने हक के लिए लड़ रही थी, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ रही थी, तो यही केजरीवाल थे जिन्होंने गुंडों को भेजा था यहाँ की औरतों पे लाठियां चलवाने के लिए उस प्रोटेस्ट में।
जिस वक्त मैं जामिया की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने जामिया से ही तालीम अपनी ली है, जिस वक्त हम जामिया के लोग, हमारे भाई और बहन वहां प्रोटेस्ट में खड़े थे और हमारे भाइयों पे लाठियां चलाई गई, कहाँ थे ये आम आदमी के केजरीवाल? क्यों नहीं आए आम आदमी के बीच? हमारा हाल क्यों नहीं पूछा? कि हमारे भाइयों से क्यों नहीं पूछा गया कि तुम पे लाठियां चलाई गई, तुम पे गोली चलाई गई, तुम किस हाल में हो? रातों रात कितने भाइयों को घरों से उठा लिया गया, कितने सेक्शंस उन पे लगा दिए गए। आज तक कितने भाइयों का मालूम नहीं है, माएं आज तक अपने बेटों को ढूंढ रही हैं। ये पुलिस की ज्यादती इस इलाके में पिछले कुछ सालों में किस कदर बढ़ गई है। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कोविड के वक्त, आप सब वाकिफ हैं, जब कोविड फैला था दिल्ली में तो इन्होंने कहा था कि ये मरकज जिम्मेदार है कोविड फैलाने का दिल्ली में। जिस वक्त टीवी पे कोविड के डेथ रेट्स और इन्फेक्टेड रेट्स के नंबर्स आते थे, उस वक्त अलग से मरकज के नंबर दिखाए जाते थे। मौलाना साद साहब जैसी अजीम शख्सियत को इस केजरीवाल ने किस तरह से बदनाम किया था, किस तरह से उन्हें रुस्वा किया था, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, आप सब इस बात को जानते होंगे। जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए, 3 दिन तक किस कदर का खून खराबा वहां होता गया, कितने भाई हमारे शहीद हुए, कहां थे ये केजरीवाल जी? और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो इन्हीं केजरीवाल जी का नाम लेके हमसे वोट मांग रहे हैं। इनके जितने काम इस दिल्ली में जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले काम करे हैं। इस इलाके में एक भी एमसीडी स्कूल नहीं खुला है पिछले 8 सालों में। जो स्कूल चल रहे हैं वो पुराने चल रहे हैं और उनका भी पिछले 8 सालों में हाल खराब करके रख दिया गया है। कितने स्कूल में तो प्रिंसिपल्स तक अलॉटेड नहीं है, सीनियर टीचर्स हैंडल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। और हालात से आप सब लोग वाकिफ हैं, स्कूलों के जो पुराने बने हुए स्कूल है उनका भी क्या हाल है। फ्री बिजली फ्री पानी की बातें करते हैं ये लोग। किस बात की फ्री बिजली? 200 यूनिट हम ये मुफ्त दे रहे हैं, इस बात का तो ये बेहिसाब हंगामा काट देते हैं। 70 लाख की एडवर्टाइजिंग पे 50 करोड़ ये खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा ये काम में नहीं लगा सकते। फ्री बिजली की बात आती है, 200 यूनिट तो आवाम को बता दिया कि आपको मुफ्त दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब 2.5 रुपए पर यूनिट से चार्ज शुरू होता था बिजली का, और अब 200 यूनिट के बाद 3.5 रुपए पर यूनिट से चार्ज शुरू होता है। इन बातों, यही गुमराही करी गई है, इन बातों से महरूम रखा गया यहाँ के आवाम को, सिर्फ प्रोपेगेंडा करा गया है। पोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, आप सब लोग वाकिफ हैं। पहले तो कुछ दिन का पोल्यूशन रहता था, अब तो महीना भर पोल्यूशन रहता है, महीनों रहता है। जब तक दिल्ली में इनकी सरकार थी तब तक इनका कहना था कि पंजाब में जो खेती कटने के बाद बची हुई फसल होती है उसको जलाते हैं, उस वजह से पोल्यूशन दिल्ली में आता है। अब तो पंजाब में भी इन्हीं की सरकार बैठी है, अब क्यों नहीं रोक पा रहे पोल्यूशन को ये? देखिए, जिसे काम करना होता है वो काम करता है, उसकी नीयत साफ होती है कि मुझे कौम की खिदमत करनी है, और जिसे काम नहीं करना होता वो ऐसे ही 100 बहाने बनाता है कि यूपी इरिगेशन की जमीन है मेरे अंडर नहीं आती, तो यूपी इरिगेशन की जमीन तो इलेक्शन के बाद भी आपके पास नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं तालीम की बहुत अहमियत है, तालीम होना बहुत जरूरी है। जब तक एजुकेटेड लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इस बात को अहमियत नहीं देंगे। पढ़े लिखे लोगों को मालूम होता है किस तरह से सिस्टम में घुसना है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवाना है, क्या राइट्स हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह प्रपोजल्स आगे रखने हैं, किस तरह मीटिंग्स करवानी है, किन डिपार्टमेंट्स में जाके अपना काम करवाना है। मैं एक और वाक्य पे आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहती हूँ। 5 दिन पहले शाहीन बाग सी ब्लॉक तैयब मस्जिद पे एक वाकया हुआ है। आप सभी लोग वाकिफ हैं उस वाकये से कि किस तरह जुमे के खुतबे के बाद जुमे की नमाज, खुतबा और नमाज के बीच में हमारे जो आम आदमी पार्टी के एक्स काउंसलर साहब हैं, उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को वहाँ भेजा
और उन्होंने मस्जिद के अंदर पैसे दिए, 50,000 रुपए पकड़ाए और ये कहा कि 50,000 और भिजवा रहे हैं, आप माइक पे अपील करिए कि झाड़ू को वोट दिया जाए। इस कदर की शर्मनाक हरकत करी गई एक मस्जिद जैसी पाक जगह जहां इंसान जाके दुनिया भूल जाता है, उसका राब्ता सिर्फ उसके खुदा से होता है, वहां पे इस कदर की घटिया हरकत करी गई। ये आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को कहती है कि ये धर्म की सियासत करती है, धर्म की राजनीति करती है, बिल्कुल करती है। और आपने भी साबित कर दिया कि आप भी बीजेपी की बी टीम है, आप भी वही हरकत पे उतारू हैं। आप एक मस्जिद में जाके, अरे आप यहाँ के लोगों का ईमान इतना कमजोर समझते हैं कि चंद हराम की कमाई पे यहाँ के लोगों का ईमान बिक जाएगा। ये कैसी जहनियत है इन लोगों की, कैसी घटिया सोच है इन लोगों की। ये मुसलमानों को इतना बिकाऊ समझते हैं, इतना कमजोर समझते हैं। वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने इस पे फौरन हंगामा खड़ा करा कि ये गलत हरकत हो रही है। हमारे वालिद साहब के पास उस वक्त फोन आया कि आप फौरन यहाँ आके इसके खिलाफ बोलिए, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जब वो वहां पहुंचे, पुलिस को भी बुलाया गया कि आप यहाँ आके देखिए किस तरह खुल्लम खुल्ला वोट खरीदने की कोशिश करी जा रही है। जब हमारे वालिद साहब वहां पहुंचे, उन्होंने इस जाति के खिलाफ आवाज उठाई, आवाम के लिए आवाज उठाई। आवाम के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती है उसके खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है पिछले 20-25 सालों में। और एक बार फिर उन्होंने आवाज उठाई तो पुलिस ने हमारे काउंसलर साहब के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय हमारे वालिद साहब के खिलाफ FIR कर दी। 3 घंटे के अंदर FIR भी दर्ज हो गई और रात के 3 बजे के करीब उसी दिन 70 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे और हमारे वालिद साहब को अरेस्ट करके ले गए। रात के 3 बजे हम घर में 4 लोग थे, 3 औरतें 1 आदमी। 70 पुलिस वाले दीवारें लांग के घुसे, चोरों की तरह घुसे, गुंडों की तरह घुसे, दरवाजे तोड़ के घुसे, बिना लेडी कांस्टेबल्स के घुसे। आप पुलिस के अंदर दहशत और खौफ का आलम देखिए कि एक आदमी को पकड़ने 70 पुलिस वाले घुसे। किस कदर पुलिस में डर और दहशत बैठ रही है कि ये लोग अब सत्ता में आ सकते हैं, ये लोग पावर में आ सकते हैं और अगर ये जीत गए तो ये आते ही सबसे पुलिस को भी दिख रहा है कि देखिए पुलिस की सख्ती एक अलग चीज होती है, लेकिन इस इलाके में जो पुलिस के काम है वो उसको पुलिस की सख्ती नहीं कहा जाएगा, उसे पुलिस की गुंडागर्दी कहा जाएगा। जिस तरह से दुकानदारों को यहाँ परेशान किया जाता है, 9 बजते ही पुलिस आ जाती है डंडा लेकर और हर दुकानदार के शटर गिरवाने शुरू कर देती है। जब तक हफ्ता नहीं लेती है पुलिस तब तक दुकानें नहीं खुलने देती है 11-12 बजे तक। दिल्ली के हर इलाके में दुकानें 1-1 बजे तक खुली हैं। कोई अपने घर के बाहर समरसेबल नहीं करा सकता बिना 25-30 हजार रुपए दिए। अब तो पुलिस के अलावा MCD भी आ रही है पैसा खाने के लिए। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन कसूरवार है इस इलाके में इस जुल्म और ज्यादती का? यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के अवाम के लिए खड़े हों, यहाँ के अवाम के खिलाफ एक जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन जब यहाँ के नुमाइंदे पुलिस के साथ मिलेंगे, उनको पैसे खिलाएंगे और खुद भी पैसे खाएंगे और अपने जाती मफाद के लिए काम करेंगे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए क्या काम कराएंगे? हमारे वालिद साहब को रात के 3 बजे अरेस्ट करा गया और आज 5वां दिन है, अभी तक काउंसलर साहब के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई है। यही साबित हो रहा है किस तरह मिली भगत है इनकी। ये हमें डराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं डर के घर बैठ जाऊं, हमारा इलेक्शन खराब करना चाहते हैं। इन्हें बेवकूफों को ये नहीं पता कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर होता है वो किसी से नहीं डरता। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह से डरता है वो किसी मखलूक से नहीं डरता। मैं कल भी मजबूती से खड़ी थी, मैं आज भी
शाहीन बाग की बेटी हूं, मैं यहाँ की माओ की बेटी और बहन हूं। हम शाहीन बाग की औरतों को जब बड़ी बड़ी सरकारें नहीं हटा पाई तो ये लोग क्या चीज हैं। देखिए, आप सबसे मेरी दिली अपील है, बहुत बहुत दरखास्त है कि इस इलाके में देखिए अब एक जंग शुरू हो गई है जुल्म और ज्यादती के खिलाफ। अगर अभी भी आवाज नहीं उठाई तो अगले कुछ सालों में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालात बन जाएंगे इस इलाके के, चाहे वो गंदगी के ढेर हो, चाहे वो पुलिस की ज्यादतियां हो। इसे रोकना बहुत जरूरी हो चुका है अब। शायद कुछ लोगों को ये सिर्फ एक एमसीडी का काउंसलर का छोटा सा चुनाव लग रहा हो, लेकिन इस चुनाव की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर अभी बदलाव नहीं आ पाया तो अगले 5 सालों में हम इन्हीं कूड़ों के ढेर के नीचे दब जाएंगे। एक जो ये धब्बा लग चुका है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान तो गंदगी में ही रहना पसंद करता है। इस इलाके में लोग आने से मना कर देते हैं, बच्चों की वैनें इस इलाके में नहीं आती हैं, माओ को बाहर जाना पड़ता है वैनों से बच्चों को लेने, स्कूल वैन से। कैब वाले आने से मना कर देते हैं, टैक्सी वाले आने से मना कर देते हैं, ऑटो वाले अंदर आने से मना कर देते हैं। क्या वजह है इसकी? यहाँ की सड़कों का यह आलम है, यहाँ की गंदगियों का, नालों का यह आलम है कि इंसान पैदल तक तो सही से चल नहीं पाता। और हर गली में एक छोटा कूड़े का ढेर तैयार रखा है बड़ा होने के लिए। जहां जिस गली में जाके जिससे बात करो, हर आदमी ये कह रहा है कि मैं अपने पास से पैसे दे रहा हूं, इस गली की सफाई करवा रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप पैसे देके सफाई कराएं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब सफाई सुथराई का काम हो तो आप उसको मेंटेन करके रखें, आप उसमें इजाफा ना करें गंदगी का। लेकिन ये यहाँ के नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है कि इलाके के हालात को सुधारें। ये जो कूड़े के ढेर हैं इनको साफ करें, गलियों को साफ करें। मुद्दे बहुत सारे हैं और एक मुद्दा तो इतना बड़ा है इस इलाके में कि आज तक और पिछले कुछ सालों में तो खास करके औरतों के मसले मसाइलों पे कोई काम नहीं हुआ है। इस इलाके में एक भी पिंक टॉयलेट नहीं है, और पिंक टॉयलेट छोड़िए कोई पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है इस इलाके में। ये कितनी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो यहाँ के लोगों का राइट बनता है, जिसपे कि उनके पूरा और यहाँ के नुमाइंदों का फर्ज बनता है कि यहाँ के लोगों को इन एमिनिटीज से उनको अवेल कराई जाए। लेकिन यहाँ क्योंकि करप्शन इतना फैल चुका है, बात वही आ जाती है कि जो जाती मफाद के लिए अपने काम करेंगे उनका फोकस फिर इसी पे रहेगा कि वो अपनी बिल्डिंगें बना ले, ना कि सड़कें बनाएं। आप सभी से मेरी बहुत बहुत गुजारिश है, बहुत अपील है, आप लोगों को और हमको साथ मिलके चलना है, एकजुट होके हमको इस जंग का सामना करना है, इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। और देखिए, बहुत कीमती वोट है आप सब लोगों का। कहते हैं बूंद बूंद से समंदर बनता है, इसी तरह एक एक वोट से ही बदलाव आता है। आप लोगों का वोट बहुत कीमती वोट है, बहुत वैल्यू रखता है। प्लीज इसको जाया ना होने दें। वोट बटना नहीं चाहिए, एक तरफा होके वोटिंग होनी चाहिए, तभी आप इस इलाके में कोई बदलाव ला पाएंगे, तभी इस इलाके में कोई डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी कम्युनिटी का वेलफेयर हो पाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में 4 तारीख को निकलें और हमें कामयाबी दें, कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दें। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो शाहीन बाग में CNRC के प्रोटेस्ट के वक्त भी आपके साथ खड़ी थी। इसी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपके साथ आके खड़े थे, बड़े बड़े लीडर रोज आके आपके साथ खड़े होते थे। तब केजरीवाल जी नहीं थे वहां कहीं भी। और ये वही पार्टी है जो आज भी आपके साथ खड़ी है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसी पार्टी ने शाहीन बाग की औरतों में से ही एक औरत को चुना आपका नुमाइंदा बनने के लिए। यही कांग्रेस पार्टी
पार्टी आज भी शाहीन बाग की औरतों के साथ खड़ी है। तो प्लीज मेरी आप सब लोगों से दिली गुजारिश है, अपील है कि आप इस जुल्म और ज्यादती का जवाब दें। 4 तारीख को सही फैसला करें और इन नुमाइंदों को भी जवाब दें, इन केजरीवाल जी को भी जवाब दें कि हम अब किसी तरह भी इस गुमराही के रास्ते पे नहीं चलेंगे। आखिर में मैं फिर सब लोगों का जरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने सरपरस्तों का, अपने बड़ों का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, ये बड़ी सभा ऑर्गेनाइज करी। और आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आए मुझे सुनने के लिए। मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आप लोग 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकले। प्लीज अपने घरों में मत बैठिएगा, बाहर निकलिएगा, जाके वोट डालिएगा, तभी एक बदलाव आ पाएगा इस इलाके में।